Hello friends, how are you? I am RC जायसवाल। आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने चल रहा हूं सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर। केंद्रीय विधायिका को हम लोग व्यवस्थापिका के भी नाम से जानते हैं। किसी भी देश की विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है विधियों का निर्माण करना। विधियों का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना ही विधायिका का सबसे श्रेष्ठ दायित्व होता है। और दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश में विधायिका जरूर पाई जाती है। विधायिका, दुनिया के सभी देशों की विधायिका प्रायः द्विसदनीय होता है, अर्थात जिसके 2 सदन होते हैं। और दुनिया के सभी देश अपने अपने विधायिका का अलग अलग नाम रखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद। अंग्रेजी में हम लोग इसे पार्लियामेंट कहते हैं। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है और अध्याय 2 है तथा अनुच्छेद है 79 से 122। अनुच्छेद 79 से 122 में संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में संसद की प्रक्रियाओं का गठन, संरचना, नियमावलियां, भत्ता, कार्यकाल सब कुछ विस्तृत रूप से लिख दिया है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानें कि भारतीय विधायिका का नाम संसद है। अन्य देशों की विधायिकाओं का नाम प्रमुख, जो प्रायः एग्जाम में आते हैं, ब्रिटेन की विधायिका का नाम है पार्लियामेंट, अमेरिकन विधायिका का नाम है कांग्रेस, रशियन विधायिका का नाम है ड्यूमा, चाइनीज विधायिका का नाम है पीपुल्स असेंबली, जापानी विधायिका का नाम है डायट, ईरान की विधायिका का नाम है मजलिस, अफगानिस्तान की विधायिका का नाम है शोरा, इजराइल के विधायिका का नाम है नेसेट, ताइवान के विधायिका का नाम है युआन, कनाडा की विधायिका का नाम है पार्लियामेंट, पाकिस्तान की विधायिका का नाम है नेशनल असेंबली एंड सीनेट, फ्रांस की विधायिका का भी नाम है नेशनल असेंबली, आपके नेपाल की विधायिका का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश की विधायिका का नाम है जातीय पंचायत और भारतीय विधायिका का नाम है संसद। हमारी जो संसद है, हमारी संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी। हमारी संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है लोकसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का उल्लेख यानी गठन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। तो ये है संसद का गठन, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। फिर आपके मन में यह स्वाभाविक सा प्रश्न होगा, सर राष्ट्रपति अगर संसद का अंग है तो क्या राष्ट्रपति संसद की बैठक में भाग लेता है? क्या वह उपस्थित होता है? नहीं। चूंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है
और संसदीय शासन प्रणाली की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य एक बेहतरीन समन्वय और सामंजस्य बनाते हुए खूबसूरत संबंधों को स्थापित किया गया है। तो हमारा राष्ट्रपति संसद का अंग है, किंतु संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है, न लेना जरूरी है। तो अंग वह बना क्यों? अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग बना क्यों? तो बहुत क्लियर सा उत्तर है, संसद कोई भी विधेयक जब बनाएगी तो वह विधेयक पारित होने के बाद कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा वह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। यह इसलिए हमारा राष्ट्रपति संसद का अंग है और अंग रहना जरूरी है, नहीं तो फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ा हो जाएंगी। जबकि अमेरिकन सिस्टम में, जहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अमेरिकन सिस्टम में वहां का राष्ट्रपति उस देश की संसद यानी कांग्रेस का अंग नहीं होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में यह विशेषता है, उसे अंग होना पड़ेगा, नहीं तो व्यवस्था अधूरी हो जाएगी। दूसरी बात, वह अंग के रूप में क्या काम करता है? राष्ट्रपति संसद का सत्र सेशन बुलाता है, सत्र का अंत करता है, सत्र को संबोधित करता है। जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसको संबोधित करता है और अपील करता है कि दोनों सदन बैठ करके मामले का समाधान करें, चाहे वह बातचीत से करें या फिर वोटिंग के द्वारा हो। इसलिए वह संसद का अंग बन जाता है, क्योंकि यह भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। क्लियर? अब सवाल यहां यह उठता है कि हमारे संसद के कितने सदन हैं? तो हमारे संसद के सिर्फ 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन में कौन शामिल है? यकीनन अपनी राज्यसभा। और निम्न सदन में कौन शामिल है? लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग पहले पढ़ेंगे। राज्यसभा को हम न सिर्फ उच्च सदन के नाम से जानते हैं, अपितु इसे हम स्थायी सदन, अप्रत्यक्ष सदन तथा राज्यों का सदन के नाम से भी जानते हैं। यह याद रखिएगा। अब सवाल यहां यह उठता है कि अपने राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? तो अपने राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है 250। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इस 245 सदस्य में से 233 सदस्य निर्वाचित प्रवृत्ति के हैं, इलेक्टेड, और शेष जो 12 सदस्य हैं वह मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड। तो हमारे देश की राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, यह व्यवस्था हम लोगों ने किस देश से ग्रहण किया है? तो यह लिया है हम लोगों ने आयरलैंड या आयरिश संविधान से। विशेष योग्यता साहित्य, कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, सहकारी सेवा, बाद में शामिल कर दिया गया खेलकूद के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति स्वतः नहीं मनोनीत करेगा, उसे मंत्रिमंडल की सलाह पर यह मनोनयन की व्यवस्था अपनानी पड़ती है।
अभी जो 233 सदस्य निर्वाचित हैं, ये 233 सदस्य को निर्वाचित कौन करता है? इनको निर्वाचित जनता नहीं करती है, इनको निर्वाचित करते हैं सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के चुने गए विधायक। विधायकों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस चुनाव का नाम क्या है? यह प्रणाली कहां से हम लोगों ने ग्रहण किया? तो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव पद्धति का नाम है, उसका नाम है अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और यह सिस्टम हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अब सवाल ये उठता है, आनुपातिक अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सिद्धांत क्यों अपनाया गया? इसलिए अपनाया गया कि इस सिद्धांत के अपनाने से भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके विधायक विधानसभा में चुन के आए हैं, सभी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। एक तो बात ये, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, योग्य अनुभवी श्रेष्ठ लोग, यानी जिसे हम कहते हैं समाज का अल्पमत वर्ग, वे भी चुन करके राज्यसभा में जाएंगे। और ऐसे लोग जब राज्यसभा में चुन के जाएंगे तो राज्यसभा का जो दृष्टिकोण होगा वह बहुत ही विचारणीय, व्यापक, बुद्धिमत्ता युक्त होगा। और वे लोग जो चुन के राज्यसभा में जाएंगे अपने अनुभव, ज्ञान और श्रेष्ठता से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसीलिए कहा गया कि राज्यसभा में यह जो व्यवस्था अपनाई गई है, जिससे कि वह देवताओं का सदन बन जाए, यानी बेहतरीन सदन बने और लोकसभा को सहयोग करके सरकार को नीतियों, कानून के निर्माण में महती भूमिका अदा करे, इसलिए यह व्यवस्था अपनाई गई। दूसरी बात, ये जो 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, तो ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। हमारे जो भी भारत के प्रांत हैं, राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, तो चौथी अनुसूची में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 233 वर्तमान में हैं निर्वाचित, उनका बंटवारा किया गया। तो यह बंटवारा समान आधार पर नहीं किया गया है। जैसे अमेरिकन संघ में अमेरिका की जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें सभी राज्य को, अमेरिका के जो भी राज्य, चाहे उनकी आकार, जनसंख्या, क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा, सबको बराबर बराबर दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अपने देश में जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो आप जान लें कि यकीनन जब राज्यसभा का आधार होगा तो सर्वाधिक सीट किसको मिला होगा? उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में। अपनी राज्यसभा में सर्वाधिक सीट मिली है यूपी को। मूल संविधान में 34 सीट था, वर्तमान में 31 है, क्योंकि जब यूपी से उत्तरांचल अलग राज्य बना तो 3 सीटें उसको दे दी गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ तो 3 सीटें वहां चली गईं, इसलिए अब यूपी के पास 31 हैं। और आज भी पूरे भारत में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें यूपी के पास ही हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसके पास 19 राज्यसभा सीटें हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां पर 18 राज्यसभा की सीटें हैं। और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और बिहार है, जहां 16 है। यानी हिंदुस्तान के सभी राज्यों को अधिकतम 31, न्यूनतम 1, लेकिन मिला सबको है, ताकि राज्यसभा में सबका रिप्रेजेंटेशन रहे। मित्रों, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। और 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, जब राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो उन सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है।
राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा के सभापति के द्वारा। शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 ईयर। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। लोकतंत्र की व्यवस्था में यह धारणा है कि संसद द्विसदनीय होता है, तो एक सदन लगातार कंटिन्यूअस बनी रहनी चाहिए ताकि लोकतंत्र जीवंत रहे। इसलिए अपनी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह व्यवस्था बनाया गया है। केवल राज्यसभा के जो सदस्यगण हैं वे अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद रिटायर हो जाएंगे और फिर नया सदस्य चुन लिए जाएंगे, या जो रिटायर होते हैं वो भी चुने जा सकते हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं है। हमारी राज्यसभा का स्थायित्व बनाए रखने के लिए यह भी एक व्यवस्था किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने ही सदस्य चुन करके आ जाएंगे। तो राज्यसभा की पहली सेवानिवृत्ति कब हुई थी? अप्रैल 1954। चूंकि राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, तो 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ गया, सर सदस्यों कार्यकाल तो 6 वर्ष है, तो चूंकि राज्यसभा को भंग नहीं रखना है, अगर इकट्ठे सभी सदस्य चुन के आएंगे, इकट्ठे सब रिटायर होंगे तो भंग होने लगेगा। तो लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। हर 2 साल के बाद प्रारंभ के, ठीक है, 2 बार 2-2 साल के अंतराल पर 1/3 सदस्यों को लॉटरी सिस्टम अपना करके उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया और उतने ही लोग चुन करके आ गए। तो 2 बार लॉटरी सिस्टम हुआ, 52 से 54, फिर 54 से 56, और 56 के बाद 2 साल के बाद अपने आप ही कार्यकाल पूरा हो गया। तो यह प्रक्रियाएं, व्यवस्थाएं मेंटेन रखी गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, बीच में किन्हीं कारण से उसका पद रिक्त हो गया, मर गया, त्यागपत्र दे दिया या कोई और घटना घट गया, तो जब उस पर बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, तो वह पूरे 6 साल के लिए नहीं होगा। जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उसका जितना कार्य अवधि राज्यसभा में बचा है उतना ही दिन के लिए नए सदस्य को चुन करके सदन में भेजा जाएगा, ताकि राज्यसभा की जो स्थायित्व की जो सिद्धांत है वह खंडित न होने पाए। एक बात और, राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को देगा। ये याद रहे आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की पदाधिकारी, यानी राज्यसभा का संचालन कौन करता है। तो अपने राज्यसभा का जो संचालन है, राज्यसभा का संचालन करने के लिए 2 पदाधिकारी हैं। एक हैं सभापति और दूसरे हैं उपसभापति। सभापति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 89(1) में है। उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89(2) में है। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं, ये सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वे होते हैं उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे, और जब वह सभापतित्व करते हैं एक नया वर्ड बनता है पदेन सभापति, अर्थात एक्स ऑफिशियो। यह सिस्टम हम लोगों ने अमेरिकन संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वहां के उच्चतम सीनेट में वह उसकी अध्यक्षता करता है और कहलाता है एक्स ऑफिशियो। वही सिस्टम भारत में अपनाया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, सभापतित्व तो कहलाएगा पदेन सभापति। यह वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, इसलिए पदेन सभापति कहलाता है। एक और बात मित्रों, उपराष्ट्रपति का जो वेतन, भत्ते और पेंशन है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा की पदेन सभापतित्व के लिए मिलता है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उसके पास कोई कार्य नहीं है, तो नो वर्क नो पेमेंट। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में दायित्व सौंपा। उसी दायित्व के रूप में उसको वेतन, पेंशन, भत्ते इत्यादि मिलते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर तो यह पद बनाया क्यों गया? पद इसलिए बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति के पद में सडनली पद खाली हो जाए तो उस पद को कौन संभालेगा? तो उसका जब कोई उप होगा, डिप्टी होगा, तभी पद संभालेगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति पद का व्यवस्था किया कि अगर राष्ट्रपति का पद सडनली खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति उस पद को धारण कर लेगा। तो जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यह काम करेगा तो उस दौरान वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह भी व्यवस्था बना दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में 2 बार ऐसी घटना घटी कि उपराष्ट्रपति को 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए देहांत हो गया तो बाराह वेंकट गिरी उपराष्ट्रपति थे, वह काम किए। अब फखरुद्दीन अली अहमद का जब देहांत हो गया तो बीडी जत्ती साहब भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। यह सिस्टम जान लीजिए। और फिर आपके मन में यह क्वेश्चन आ गया, सर उस दौरान अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और ऐसा हुआ था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सभापति के कार्यकाल का। तो ध्यान रखिएगा, सभापति का कोई कार्यकाल नहीं तय किया गया है, क्योंकि सभापति के पद पर उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो 5 ही वर्ष पर रहेगा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब बात करते हैं हम उपसभापति। उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89(2) में है। यह क्यों पद बनाया गया कि अगर हमारा यह पद खाली है, किन्हीं कारण से उपस्थित नहीं है, तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन। यह डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? वह राज्यसभा का ही सदस्य होगा, और राज्यसभा का किसी भी एक सदस्य को सभी सदस्य मिलकर के चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होने के बाद वह उपसभापति का पद धारण करेगा। उपसभापति के पद का भी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। कारण, मान लीजिए कि मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, 6 वर्ष के लिए हमको चुना गया, हमारा कार्यकाल 3 वर्ष बीत गया एज ए मेंबर, तो मेरे पास 3 वर्ष बचा, और उस समय राज्यसभा हमको चुनता है, तो मैं इस पद पर 3 ही साल तक काम करूंगा। इसलिए इसका कार्यकाल अपने संविधान में सुनिश्चित नहीं किया गया है। वर्तमान अपने राज्यसभा के सभापति हैं श्रीमान एम वेंकैया नायडू, और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर हो गया? उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, और सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? उपसभापति यदि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो राज्यसभा विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित करके इन्हें पद से हटा देगा, और यदि अपना उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उनको भी पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही संकल्पित होगा, और यहां से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद वह संकल्पित प्रस्ताव लोकसभा में जांच के लिए भेजा जाएगा, और जब लोकसभा उसे पारित कर देगा तब जाकर के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। यद्यपि आज तक भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब हम लोग अपने जो राज्यसभा है, जो प्रथम सदन, इसकी तुलना जरा करते हैं। भारत की जो राज्यसभा है यह ब्रिटेन की लॉर्ड सभा एवं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की सीनेट की बराबरी करता है। क्योंकि ब्रिटेन की उच्च सदन लॉर्ड सभा, अमेरिका की उच्च सदन सीनेट और भारत की उच्च सदन राज्यसभा, ये तीनों हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर उच्च सदन अमेरिका का सीनेट है, और दुनिया का सबसे कमजोर उच्च सदन ब्रिटेन का लॉर्ड सभा है। लेकिन अपनी जो राज्यसभा है न लॉर्ड सभा की तरह कमजोर है और न सीनेट की तरह ताकतवर है, बल्कि
दोनों के मध्य समन्वय और सामंजस्य बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों का। तो मित्रों, राज्यसभा की जहां तक शक्तियों की बात है, यकीनन अपने लोकसभा के समतुल्य भी है, कुछ मामलों में कमजोर भी है और कुछ मामलों में अतिरिक्त भी है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, पहले अगर हम लोग बात करते हैं विधेयक की, विधेयक, तो धन एवं वित्त विधेयक यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा। इस दोनों मामलों में राज्यसभा बहुत ही कमजोर सदन है। इन दोनों विधेयकों पर राज्यसभा की सहमति असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक से अधिक 14 दिन तक राज्यसभा इन दोनों विधेयक को अपने पास रोके रख पाएगा, उसके बाद अपने आप वह पारित मान लिया जाएगा। अब हम लोग जरा बात करते हैं सामान्य विधेयक की, जनरल बिल या साधारण बिल, सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक भी राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब दोनों सदन पारित कर देगा सामान्य या साधारण विधेयक को, तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन सपोज दैट मित्रों, सामान्य विधेयक को लेकर के राज्यसभा लोकसभा से असहमत हो जाए, तब क्या होगा? तो क्या राज्यसभा की बात लोकसभा मानेगी? जी नहीं। या राज्यसभा सामान्य विधेयक में कोई अपने स्तर पर संशोधन परिवर्तन कर दे, तो क्या लोकसभा बात मानेगी? मान गई तो ठीक, और नहीं मानी तो यही टकराव है, यही विवाद है। तब परिणाम क्या होगा? सामान्य विधेयक का फिर फैसला ज्वाइंट सेशन में होगा और बहुमत के आधार पर होगा। अब बहुमत के आधार पर यकीनन राज्यसभा पराजित हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा के पास केवल 245 सदस्य हैं, लोकसभा के पास 545। तो बहुमत के आधार पर तो लोकसभा जीतेगी, लेकिन राज्यसभा सामान्य विधेयक को अपने पास कम से कम 6 माह तक रोक सकती है। शायद इस बीच में लोकसभा को परिवर्तन करने का मन करे, विचार आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, तो शायद बदला जाए। तो राज्यसभा को सामान्य विधेयक में लोकसभा से अधिक शक्ति तो नहीं है, फिर भी इसके पास सोचने विचारने का, परिवर्तन करने का, ध्यान जनता का आकर्षित करने का राइट दिया गया है। अब हम लोग संशोधन विधेयक की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेदों में अगर कोई संशोधन परिवर्तन करना है तो उसके लिए संशोधन विधेयक आता है। संशोधन विधेयक दोनों सदनों में आ सकता है और दोनों सदन जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तभी यह पारित माना जाएगा। अगर लोकसभा ने संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, राज्यसभा ने खारिज कर दिया, तो यह विधेयक अपने पास रद्द हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ी अधिकार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के किसी भी एक विषय पर राष्ट्रीय महत्व का तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित न कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। और अखिल भारतीय स्तर पर कोई नई अखिल भारतीय सेवा तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित न कर दे। तो यह 2 स्पेशल पावर राज्यसभा को है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा और लोकसभा के मध्य एक बहुत ही खूबसूरत समन्वय का स्थापना किया है, ताकि दोनों सदनों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी रहे, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां भी रहे, दोनों देश के लिए बेहतर काम करें और दोनों द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में संसद के अंग रहें और संसद के रूप में देश का उत्थान, देश का विकास, नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। ये है हमारी राज्यसभा। और मैं अगले आपके जो टॉपिक होंगे वो होंगे लोकसभा। ठीक, तो थैंक यू मेरे दोस्त।
यदि मेरा यह कंटेंट, विचार, चिंतन, मनन आपको अच्छा लगा तो हमें ज़रूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।